हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी हब पर। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि मैम मुझे सैम्पल पेपर समझा दीजिए, तो उनकी ही फरमाइश पे आज के इस वीडियो में हम 10th का टर्म 2 का एक सैम्पल पेपर डिस्कशन करेंगे और हम जानेंगे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी तो है कि आपको हिंदी में अब और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सैम्पल पेपर डिस्कशन। याद रखना, अगर आपका पेपर है तो आपको पेपर का जो कोड है वो हमेशा याद रखना है। पेपर के कोड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो आप आज का ये सैम्पल पेपर है 10th CBSE बोर्ड का टर्म 2 का। याद रखना, हिंदी बी, ये हिंदी बी वाला है। ठीक है, पहले हम लोगों ने हिंदी ए देखा था, आज हम देखेंगे हिंदी बी। हिंदी बी मतलब कि आपकी जो बुक है स्पर्श, तो स्पर्श से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, आपको हमेशा कोड को हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलो, अब देखते हैं कि जो निर्धारित समय है, मतलब कि आपको पेपर के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलने वाले हैं और आपका पेपर का जो नंबर है वो आपका पेपर 40 नंबर का आना है। ठीक है, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर आना है। अब वही 40 मार्क्स का पेपर आना है और 2 घंटे है, तो इतना टाइम तो इनफ है हमारे पेपर को बहुत अच्छे से लिखने के लिए। और एक बात याद रखना बच्चों कि टर्म 1 में आपका जो एग्ज़ाम था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, लेकिन जो टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है ये होगा पूरा सब्जेक्टिव टाइप। अब माइंड में आता है सब्जेक्टिव टाइप क्या है, मतलब कि आपको क्वेश्चंस के आंसर दो विस्तार से देने होंगे। ठीक है, लिखना होगा, विस्तार से देने होंगे। टर्म 1 में क्या किया था कि सिर्फ हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते थे, सही ऑप्शन पे टिक करना होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि पूरे के पूरे आंसर्स को हमें लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आंसर्स को लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही पेपर मिला तो पेपर में जो भी गाइडलाइंस दी हो, जो भी निर्देश दिए हो, उनको पढ़ना। एक बात बता दें, एक बात मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पेपर ले लिया और जल्दबाजी में मुझे लगा कि यार टाइम बहुत कम है, मुझे पेपर पूरा हल करना है, तो मैंने उसकी गाइडलाइन नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुझे पेपर को सॉल्व करने का तरीका अच्छे से नहीं पता था। इसीलिए आप लोग वो गलती नहीं करना। जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले उसमें जो भी गाइडलाइंस, जो भी निर्देश दिए हों, उनको सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। लिखा है कि अंक योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जो भी है। और लिखा है इस प्रश्न में वर्णनात्मक प्रश्न है। अभी हमने बात की ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपके वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, अतः अंक योजना में दिए गए उत्तर बिंदु अंतिम नहीं है, ये सुझात्मक एवं सांकेतिक है। ठीक है, फिर याद रखना तीसरा पॉइंट है, यदि परीक्षार्थी इन सांकेतिक बिंदुओं से भिन्न किंतु उपयुक्त उत्तर दे तो उसे अंक दिए जाए। समझना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपको कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि आप जो आपकी बुक में जो आंसर लिखा हो आपको वही आंसर लिखना है, इसमें आपको आपके विचारों को भी व्यक्त करना है। आगे जब देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से लिखना है, आंसर किस तरीके से उसका देना है। ठीक है, लिखा है मूल्यांकन कार्य निजी व्याख्या के अनुसार नहीं बल्कि अंक योजना में निर्दिष्ट निर्देशानुसार ही किया जाए। तो याद रखना है, जैसे ही पेपर मिले आपको सबसे पहले उसकी गाइडलाइंस पढ़नी है। ठीक है, अब आपका जो खंड का है, ठीक है, याद रखना जो पेपर है वो 2 खंडों में आना है, खंड का और खंड खा। ठीक है, तो अब खंड खा का जो पहला प्रश्न है, लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए और अंक दिए हैं 4, मतलब कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक, याद रखना, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको इतना लिखना है उसमें कि 2 नंबर मिल जाए। और एक बात और हमेशा याद रखना कि अगर वर्ड लिमिट दी हुई हो, याद रखना वर्ड लिमिट जिसे कहते हैं शब्द सीमा, यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर हो वो सिर्फ 25 से 30 शब्दों का ही हो, ना 25 से 30 ज़्यादा हो और ना 25 से 30 कम हो। याद रखना वर्ड लिमिट हमेशा देखी जाती है। ठीक है, चलो अब इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है
पर्वत प्रदेश में पावश कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। चलो, तो एक बात तो है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक स्पर्श से आया है, ठीक है। अब आपकी जो स्पर्श की जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो अब जानेंगे कि हमें इसका आंसर कैसे देना है। आंसर है पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है वर्ड लिमिट दी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में तो आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको आंसर दिया गया है, वैसे ही आपको आंसर अपना लिखना है। लिखा है कि तालाब या दर्पण एक सांकेतिक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास करता है। इसमें आपको बताना है, पूछा गया है कि जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, उसमें पर्वत क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो आपको उसका आंसर इसी तरीके से देना है। याद रखना ये वीडियो आपके सैंपल पेपर डिस्कशन के ऊपर बनाया गया है। तो इसमें आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आंसर्स आपको ऐसे देने हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि वर्ड लिमिट याद रखनी है। और ये जो नंबर है ना, जैसे मान लो ये वाला जो क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का आना, ठीक है, तो आपको इतना लिखना है कि 2 नंबर मिले, ठीक है। 2 नंबर से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब कि बहुत पूरे कॉपी का पूरा पेज नहीं भरना है, सिर्फ आपको 25 से 30 शब्दों में ही लिखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई पेपर में लिखते समय कोई भी काटा पीटी ना करें। क्या करना है कि पेपर को लिखते समय पॉइंट टू पॉइंट ही लिखें, साथ ही साथ प्रश्नों को, उत्तर को क्रमानुसार दें। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन है तो पहला आंसर, दूसरा है तो दूसरा आंसर, तीसरा है तो तीसरा आंसर। इसी तरीके से याद रखना है, इसी तरीके से पेपर को हल करना है। इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना वो इम्प्रेस हो जाएगा, वो प्रभावित होगा कि यार इस बच्चे ने तो सही सही पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, मतलब कि इसकी कॉपी बहुत अच्छी है, तो बहुत इंटरेस्ट से आपकी कॉपी को चेक करेगा, ठीक है। तो याद रखना है वर्ड लिमिट, और बताया है कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इतना तो लिखो भाई कि 2 नंबर पूरे मिल जाए। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके खुद के भाव, आपने अगर निर्देश पढ़े होंगे तो लिखा हुआ था कि आपको अपने विचारों को भी व्यक्त करना है, ठीक है। तो आपकी जो बुक है स्पर्श, उसका एक चैप्टर है कर चले हम फिदा, ठीक है, और फिर है कारतूस। तो इससे पूछा गया है कि इनके भावों की तुलना कीजिए और विश्लेषण करते हुए अपने मन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। याद रखना आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि उस कविता के प्रति आपके क्या भाव है, या जब आपने वो कविता पढ़ी है तो आपके मन में कैसी भावनाएं आई। हो सकता है अगर आपने ये कविता पढ़ी कर चले हम फिदा, तो इसमें क्या होगा, देशभक्ति की भावना आएगी। बच्चों ने पढ़ी होगी ये कविता, तो इस कविता को पढ़ के लगा कि नहीं हमें तो देशभक्ति करनी है, हमें तो अपने देश के लिए कुछ करना है। वैसे ही अगर आपने कारतूस एकांकी पढ़ी होगी तो देखा होगा कि वो वजीर अली है, वो कितना ज़्यादा बहादुर है, तो आपके मन में क्या आया होगा कि मुझे भी उसके जैसे ही बहादुर बनना है, ठीक है। तो आपको अब इस पूरे आंसर में बताना है, अपने विचार ही व्यक्त करने हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान से उस कविता को और उस एकांकी को पढ़ना होगा। चलो, लिखा है कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में समान देशभक्ति का भाव निहित है। देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना समाहित है। याद रखना सिर्फ आपको 25 से 30 शब्दों में ही आंसर देना है। कविता में सैनिकों की कर्तव्य भावना का वर्णन है एवं एकांकी में वजीर अली के कारनामों से मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। कविता और एकांकी पाठक के हृदय में देशभक्ति व कर्तव्य भावना को जगाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो 2 नंबर का है मतलब इतना तो लिख दो कि भाई आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, याद रखना आपके पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 प्रश्न आए हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर
देना है। अब एक बात और बच्चों ध्यान से सुनो कि आपको चूज करना है कि वही क्वेश्चन उठाना है, उसी का आंसर देना है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। तो आपको पेपर देते वक्त अपना पूरा फोकस पेपर पे रखना है और सोचना है कि इन 3 में से जो मुझे 2 बेस्ट लिखनी है तो वही चूज करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। चलो, तो क्वेश्चन है, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो आप लोगों ने कारतूस एकांकी तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है कि इस पाठ के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जो वजीर अली था, तो वजीर अली का एक ही लक्ष्य था कि किसी तरीके से हमारे अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। चलो, तो इसका आंसर आपको लिखना है, जांबाज वजीर अली अत्यंत साहसी वीर तथा पराक्रमी था। याद रखना, इसके आंसर में आपको वजीर अली की विशेषताएं भी बतानी है कि वजीर अली कैसा था, ठीक है। अगर आप उसकी विशेषताएं बताओगे, उसके बारे में बताओगे, उसकी भावनाएं बताओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। वह अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा था। वह जब स्वयं अवध के तख्त पर बैठा था तो केवल 5 महीने के शासन में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त कर दिया था। ये सब आपको अपने आंसर में लिखना जरूरी है, ठीक है। अब है, उसका अंग्रेज विरोधी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्रों द्वारा उसे तख्त से हटाकर उसके पिता के भाई शहादत अली को नवाब घोषित कर दिया था, ठीक है। जब आप ये एकांगी पढ़ेंगे, याद रखना, अगर आप कोई आपकी बुक में कोई पाठ दिया है तो आप क्या करते हो, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन आंसर याद किए तो हो सकता है आप उन्हें भूल जाए। इसीलिए आपको वो पूरा पाठ, पूरा लेसन, पूरी कविता, पूरी एकांकी एक बार पढ़ना है। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया ना, फिर आपको आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आपके मन में आंसर्स बन जाएंगे। चलो, तो लिखा है कि जब उसके पिता को हटाकर उसके जो चाचा थे शहादत अली, तो उन्हें नवाब घोषित कर दिया। वजीर अली ने ऐसी विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी तथा वह सदैव अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रयत्न करता रहा। वह लगातार अपने बहादुर सिपाहियों के साथ नेपाल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था ताकि वह वहां पहुंचकर अपनी शक्ति का विस्तार कर सके और अंग्रेजों को बाहर निकाल सके। तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको इतना लिखना है कि ये जो टीचर जो देख रहा है वो आपके क्वेश्चन से इम्प्रेस हो जाए। तो आपको भाषा बहुत स्वच्छ रखनी है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों का चुनाव करना है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक तो जो क्वेश्चन थे वो आपके छोटे थे भाई, सिर्फ 2 नंबर के थे। अब लेकिन आपका क्वेश्चन आया 4 नंबर का, ठीक है। तो अब आपको 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 2 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन भाई हमें तो पूरे नंबर चाहिए ना, तो पूरा लिखना है। क्वेश्चन है, मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर है, ठीक है। पहले तो याद रखना, यहाँ पे भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है, मतलब कि 60 से 70 शब्दों में ही आपको अपना आंसर लिखना है। 60-70 से कम नहीं लिखना है, 60-70 से ज़्यादा नहीं लिखना है। वैसे भी टाइम भी कम है, सिर्फ 2 घंटे है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आंसर्स लिखना। लिखा है कि मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई शान नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के आधार पे आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका इन सब बातों का क्या कारण हो सकता है। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में झैन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। और लिखा है कि ये 4 अंक का है। तो अगर आप अपनी बुक स्पर्श का एक पार्ट पढ़ेंगे, पतझड़ में टूटी पत्तियां, उसके 2 पार्ट हैं। एक पहला है गिन्नी का सोना, दूसरा है झैन की देन। झैन की देन में आप उस पार्ट में आपको बताया गया है किस तरह से जो जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं।
मानसिक प्रेशर में तो सभी रहते हैं आजकल। दुनिया इतनी फास्ट है, सबको लगता है कि मेरे जो नंबर है उससे ज़्यादा आ जाए, मेरे नंबर उससे ज़्यादा है, तो सब आपस में प्रतियोगिता रखते हैं। तो क्या उस पार्ट में बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने दिमाग को शांति देनी चाहिए। तो वहाँ पर एक टी सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। ये सब बातें आपको अपने आंसर में लिखनी है। अब आप कहोगे मैम को कैसे पता, तो भाई मैंने वो पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए वो बातें मुझे पता है। इसीलिए आप सभी भी पाठ को पढ़े, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करें बल्कि पूरे पाठ को पढ़े। ठीक है, तो आपको आंसर देना है। लिखा है पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है मृगाक्षी का, याद रखना, आपको उसी को लेके आंसर लिखना है। झेन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धाएं आदि बताए गए हैं। अधिक से अधिक काम करना व कम समय में काम निपटाना, ऐसे कारणों से ही मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो आज के जीवन की बहुत ही सामान्य सी बात है कि बहुत सारे लोग आजकल मानसिक तनाव में होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बातें आपको अपने आंसर में लिखनी है। और बच्चों, अपने आंसर को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बातों को लिखना है, कुछ भी उल्टा सीधा अपनी कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है, लिखा है यह रफ्तार दिमाग को रुग्ण कर देती है, हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और स्वयं से भी बातें करने लगते हैं। मृगाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जीवन में संतुलन ना होने से वह बीमार हो गई। झेन की देन में टी सेरेमनी, यहाँ पे आया ना टी सेरेमनी, तो उसके माध्यम से वर्तमान का महत्व एवं सुख, चैन व आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। भूतकाल एवं भविष्य काल के मिथ्या होने को समझकर सहजता से जीते हुए कर्मरत रहकर तनाव रहित होकर हम स्वस्थ जीवन बिता सके। तो भाई आप लोगों ने ये आंसर देख के लग रहा होगा ये यार ये तो क्या इतना सारा लिखना पड़ रहा है, लेकिन नहीं, जब आप पाठ पढ़ेंगे, जब उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ इसमें वाकई में बताया गया है कि किस तरीके से जब लेखक और उनके दोस्त की सेरेमनी में जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ शांति का माहौल होता है, तो लेखक का दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अभी तक जब लेखक के दिमाग में हजारों तरह की बातें चल रही थी, फिर धीरे धीरे उनका जो दिमाग है वो शांत होते गया। तो आपको बताना है कि उसी तरह से जो मृगाक्षी है उसको भी यही चीज़ें अपनानी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम बात हो गई है। फिर आपको यहाँ पर भी अपना ही मत रखना है, याद रखना, कुछ भी रट्टा मार के नहीं जाना है। जो भी अपने मन की बातें अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, लिखा है दुनिया भर में असहिष्णुता आम बात हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय समय ही बरतना चाहिए। नीचे लिखा है, अब कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। याद रखना, अगर आप कवि की परिभाषा पढ़ेंगे, बहुत कवि की कविता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। ठीक है, तो इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण दिया गया है भाई, तो उदाहरण के माध्यम से ही आपको इस पंक्ति की सार्थकता को बताना है कि इस पंक्ति में कवि ने जो कहा है वो कितना सत्य है, वो कितना सही है। ठीक है, चलो ये भी आपका 4 नंबर का है। याद रखना, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको 60 से 76 शब्दों में लिखनी है और जो आपके 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मैथिली शरण गुप्त ने, ये उसी का आंसर, ये जो खा वाला जो क्वेश्चन था, अब ये उसका आंसर देखते हैं कि आपको अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता मनुष्यता, ठीक है याद रखना, ये कविता भी स्पर्श से ली गई है जिसका शीर्षक है मनुष्यता।
तो के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है। क्या किया है? मानव जाति को प्रेरित। अब भाई जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो वो कविता हमें हमेशा ही प्रेरित करती है। याद रखना, कोई भी कविता हो, कोई भी कहानी हो, उससे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। तो वैसे ही जो कवि की जो कविता है मनुष्य था, तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है, यही हमें अपने आंसर में बताना है। लिखा है, वे मानव को सहिष्णुता, परमार्थ, विश्व बंधुत्व, करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जो कवि हैं वो मानव से क्या कहते हैं कि हमें इन सारे गुणों को अपनाना चाहिए। तो लिखा है, अधीर होकर भाग्यहीन होने से अच्छा है कि हम धैर्यवान बने, हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में पेशेंस रखें। ठीक है, मेल जोल, प्रेम व सौहार्द की भावना परस्पर होनी चाहिए तथा वैचारिक भिन्नता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। याद रखना, आपको इस पूरे वीडियो में यही बताया गया है कि आपको आपके पेपर में आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सैंपल पेपर मतलब कि आपको उसका सिर्फ सैंपल बताया जा रहा है, सिर्फ प्रारूप बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके से पेपर आएगा, इतने इतने नंबर का आएगा, इतने मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए, और आपको कैसे उसका आंसर लिखना है। चलो, तो आपको पूरा ये आंसर इस तरीके से लिखना है और ये आपका 4 नंबर का आना है। याद रखना, 4 नंबर के आंसर, अगर 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आंसर आपको उसी लेवल का लिखना है जिससे आपको 4 नंबर मिल जाए। चलो, अब नेक्स्ट है, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दिए। याद रखना, अभी तक हम आपकी बुक स्पर्श को पढ़ रहे थे। ठीक है, स्पर्श को पढ़ रहे थे। अब आपकी जो बुक है संचयन, उससे भी तो सिलेबस में क्वेश्चन आने हैं और ये आने हैं आपके 6 नंबर के। ठीक है, तो लिखा है कि कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। ये आपकी जो हरिहर काका वाली कहानी है ना, वो कहानी पढ़ के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या ये कहानी में लपेट रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। तो भाई वो कहानी बहुत ही अच्छी सीख देती है। ठीक है, कहानी को ध्यान से पढ़ना और याद रखना, क्वेश्चन आंसर रटने नहीं है, कहानी को पढ़ के आपको समझना है। तो बताओ, यहाँ पे लिखा है कि वो दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, कवि कह रहे हैं, लेकिन जो हरिहर काका थे उन्होंने कोई भी बात नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि क्या था, जो हरिहर काका थे वो बहुत ज़्यादा निराश थे अपने जीवन में। उनको अंत में एहसास हो गया था कि भाई ये जो उनके भाई बंधु हैं, ये जो भी साधु संत हैं, ये सिर्फ उनकी 15 बीघा जमीन को हड़पना चाहते हैं। उनका उनसे किसी को कोई भी प्रेम, कोई भी अनुभूति, कोई भी सहानुभूति नहीं है। तो जब हरिहर काका को ये सारी बातें पता चल गई तो उनका जो मन है बहुत ज़्यादा उदास हो गया। अब जो लेखक थे, वो लेखक हरिहर काका को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। तो जब वो उनसे मिलने गए तो हरिहर काका उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, सबसे खफा थे। तो आपको इसमें बताना है कि हरिहर काका की 15 बीघा ज़मीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो हरिहर काका की 15 बीघा ज़मीन, अब बच्चे सोच रहे होंगे 15 बीघा ज़मीन होती क्या है, तो ये आप लोग बाद में जानेंगे। लेकिन अभी याद रखना, आपका पेपर है भाई, टर्म 2 के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो आपको अपने विचार भी लिखने हैं। वो कैसे लिखोगे? जब कहानी को पूरा पढ़ोगे। तो पूरा पढ़ना, उसके बाद बताना कि जो कहा है कि हरिहर काका की जो 15 बीघा ज़मीन थी वो उन्हीं के जी का जंजाल बन गई। याद रखना, जी का जंजाल बनना ये एक मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा भी परीक्षाओं में आते हैं। मुहावरे के लिए भी आपको एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने। याद रखना, ये आपका 6 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। चलो, तो इसमें आपको इस तरीके से पूरा आंसर लिखना है। याद रखना, अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिखा है आंसर में, हरिहर काका
और लेखक के बीच बहुत ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे। अब पहले तो आपको ये बताना है कि हरिहर काका और लेखक के बीच आखिर संबंध क्या थे। ठीक है, तो लेखक गांव के जिन लोगों का सम्मान करते थे ना, उनमें से हरिहर काका भी एक थे। ये सारी बातें आपको अपने आंसर में लिखनी है। फिर लिखा है, हरिहर काका की आंखों में लेखक ने उस दुख को देखा जो रिश्ते की गर्माहट के भावों को नकारता हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि किस तरीके से जो लेखक थे वो हरिहर काका से कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे, भावनात्मक रूप से उनका बहुत अधिक उनसे जुड़े हुए थे और उनका सम्मान भी करते थे। फिर आपको बताना भी है किस तरीके से जो ठाकुर बाड़ी के जो संत थे और जो हरिहर काका के परिवार के लोग थे, तो वो उनकी 15 बीघा जमीन के लिए भाई उनको जान से मारने के लिए आतुर हो उठे थे। तो इन सब बातों से हरिहर काका बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, चलो आप देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेखक गुरदयाल से अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या जो आपकी जो योजना है, योजना मतलब होता है प्लान, जो लेखक ने बताया है गुरदयाल सिंह ने अपने एक पाठ में सपनों के से दिन, ठीक है, याद रखना ये भी संचयन से लिया गया है, सपनों के से दिन, उसमें लेखक ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा मतलब कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या उनके जो प्लान थे वो आपके प्लान से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें अपने आंसर में लिखनी है। अब देखते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे देना है। ये तो हो गया क्वेश्चन, अब इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखना है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल में छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे। ठीक है, जैसे अब आपको बताना है कि जो लेखक है वो कौन कौन सी योजनाएं बनाते थे और क्या उनके जो प्लान्स थे, जो योजनाएं थी वो भी आपसे मिलती हैं। ठीक है, तो लिखा है कि हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। अब जो लेखक थे उनका क्या मानना था कि जो अब गर्मियों की छुट्टियां थी, अब जैसे लेखक को समर वेकेशन मिला तो उनने सोचा कि इतना कुछ पढ़ने से अच्छा है कि स्कूल जाएं और 2 डंडे खा लें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, याद रखना है कि पढ़ाई भी करनी है, खेलना तो है ही, साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। तो आपको इस तरीके से पूरा आंसर बताना है। लिखा है कि तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती थीं और जो दिन थे जैसे जैसे ही लगता था कि यार अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब लेखक को भी डर लगने लगता था। याद रखना कि आपको अपने मतानुसार मतलब कि आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है, और ये आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। याद रखना नंबर दिए हैं, पहले नंबर देख लेना कि ये 3 नंबर का है, 2 नंबर का या 4 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। अब आपका गाँव याद रखना कि 3 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, उनमें से सिर्फ आपको कोई 2 करने हैं। चलो, लिखा है कि वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। ये भी आपकी बुक संचयन से लिया गया है जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। याद रखना ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये भी आपके टर्म 2 के सिलेबस में आनी है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और आपको उसका ये आंसर भी ऐसे ही देना पड़ेगा, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा ही आंसर आपको लिखना है और ये भी आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आ गया आपका खंड खा। याद रखना अभी तक आप खंड खा कर रहे थे जिसमें आपकी बुक स्पर्श और संचयन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, लेकिन अब आती है ग्रामर की बारी। ठीक है, तो ग्रामर में क्या क्या पूछा गया। ठीक है, तो ग्रामर का जो 6 नंबर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो जिसमें आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। याद रखना अनुच्छेद लेखन भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपके टर्म 2 के सिलेबस में, और याद रखना ये आपको सिर्फ 150 शब्दों में लिखना है। अगर वर्ड लिमिट दी गई है तो उसको जरूर ही फॉलो करना है। चलो, तो ये आपका 6 नंबर का। अब आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में 3 टॉपिक दिए जाएंगे कि इन 3 टॉपिक में से किसी एक पर आपको 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो जैसे इसके पॉइंट बनाने पड़ेंगे, लिखा है आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो इस पे आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। लिखा है
पहले सबसे पहले अगर आप कोई अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, कोई निबंध या लघु कथा लिखते हैं, तो सबसे पहले आप उसके पॉइंट बनाओ। क्या बनाओ? पॉइंट बनाओ, संकेत बिंदु बनाओ। जैसे निबंध के बनाते हैं ना, संकेत बिंदु, प्रस्तावना, भूमिका, फिर उपसंहार, वो बीच की विषय वस्तु, वैसे ही आपको अनुच्छेद लेखन में भी ये सारे पॉइंट बनाने हैं। आरंभ कब और कैसे, लाभ हानि, सावधानियां, स्थिति से सामंजस्य, ये सब बातें आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। चलो, अब आपका दूसरा टॉपिक है क्यों आवश्यक है सहनशीलता, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है मेरे सपनों का भारत। तो आपको इन सब पे पॉइंट बनाने हैं। याद रखना, संकेत बिंदु में शुरुआत का आप जो भी लिख रहे हैं और एंड में जो लिख रहे हैं, इस पर एक एक नंबर मिलेगा। चलो देखते हैं आप किस पर कितना नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप अगर ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये भूमिका लिखने के लिए ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो याद रखना, जब भी अनुच्छेद लेखन लिख रहे हो तो उसके संकेत बिंदु बनाने, संकेत बिंदु मतलब कि उसके पॉइंट बनाने हैं कि आप अपने लेख में क्या क्या ऐड कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आया आपका पत्र लेखन, ठीक है। अभी तक हमने देखा अनुच्छेद लेखन, अब आपके एग्जाम में पत्र लेखन भी आना है। तो पत्र लेखन में आपको टॉपिक दिए होंगे, आपको 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। इसके लिए आपको पत्र लेखन का जो वीडियो है उसको देखना है, पूरा देखना है। उसमें आपको बताया गया है कि पत्र को किस किस तरीके से लिखते हैं, पत्र का प्रारूप क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये 2 पत्र हैं और याद रखना, पत्र भी आपको सिर्फ 120 शब्दों में ही लिखने हैं, मतलब कि आपको वर्ड लिमिट ऑलरेडी दी गई है। पहला पत्र है कि आप शौर्य या शौरवी हैं, आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपये जमा तो हो गए लेकिन आपको जो पुस्तकें हैं वो नहीं मिली। अब इसी बात की कंप्लेन आपको वहाँ के अधिकारी से करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है और ये पत्र आपका 5 नंबर का होगा। अनुच्छेद लेखन आपका 6 नंबर का आएगा और पत्र लेखन आपका 5 नंबर का आएगा। चलो, मान लो अगर आपसे पहला वाला नहीं बन रहा है ना, तो दूसरा चूज कर लो। दूसरा करोगे तो 2 अगर ऑप्शन दिए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, पहला नहीं बन रहा तो दूसरा कर लेंगे। दूसरा है, आप सृष्टि या सार्थक हैं, बंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते समय आपका जो कोई कीमती सामान वाला जो बैग था वो खो गया। अब आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, और उसमें एक शिकायत करनी है कि आपका जो बैग है वो आपको किसी ने वापस पहुंचा दिया। अब इसके लिए आपको जिस व्यक्ति ने जिस प्रबंधन ने आपको वो बैग रिटर्न किया है, वापस किया है, उसको आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो लिखा है, समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखें। याद रखना, अगर पत्र का आपको समय सीमा दी, आपको वर्ड लिमिट शब्दों की सीमा दी गई है तो उसी के अंतर्गत आपको अपना लेटर लिखना है। यहाँ पे दिया है कि आरंभ और अंत की औपचारिकता, जैसे पत्र में लिखते हैं ना, सेवा में महानुभाव श्रीमान, तो उसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा। विषय वस्तु के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और भाषा पे आपको 1 अंक दिया गया है। याद रखना, हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में भाषा यानी कि लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि आप भाषा कैसी लिख रही है। इसीलिए भाषा को बहुत अच्छे से लिखना, सरल और साफ स्पष्ट शब्दों को लिखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 6, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है, एक सूचना तैयार करना है। प्रश्न है, आप निवासी कल्याण संघ, ठीक है, जिसको रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम है, अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के जानकारी के विषय में जानकारी देते हुए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आ गया आपका विज्ञापन लेखन। याद रखना, 2 विज्ञापन लेखन के 2 टॉपिक दिए हैं, आपको कोई एक लिखना है और ये आपका आएगा 2.5 नंबर का, ठीक है। पहला नहीं आ रहा तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन वर्ड लिमिट याद रखनी है कि सिर्फ 50 शब्दों में ही आपको लिखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है इसी में, 6वें में भी आपको 2 प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न का, एक प्रश्न खा। तो खा में लिखना है आपको कि आप कक्षा 10वीं के लियोनार्डो है विश्वविद्यालय के
बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली है और इससे संबंधित सूचना आपको विद्यालय में देनी है, ठीक है, जिससे जो जिसकी घड़ी है वो घड़ी उसको वापस मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके से पत्र लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के बाद आप जल्दी सबसे पहले पत्र लेखन सीखेंगे, अनुच्छेद लेखन सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हिंदी का पेपर या इंग्लिश का पेपर है तो ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग हमेशा आती है, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। मान लो अगर आप क्वेश्चन आंसर भूल गए तो आपको ऐसे में और पत्र में, मतलब कि निबंध में और पत्र में आपको नंबर मिल जाए। चलो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो ये तो आसान है कि आजकल क्या चल रहा है हमारे भारत में, स्वच्छ भारत, ठीक है। ये अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है, मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको इस पर ही एक विज्ञापन लिखना है, ठीक है। विज्ञापन लिखने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये वाला नहीं बनना तो अथवा वाला देख लो। लिखा है कि आपके विद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। अब आपको इसका प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। लोगों को बताना है कि भाई आपके विद्यालय में एक बहुत ही महान हास्य कवि आ रहे हैं जिनका नाम है सुरेंद्र शर्मा, तो ये आपके विद्यालय में आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको इसका प्रमोशन करना है। क्या करना है? प्रमोशन करना है। तो आपको अपने इस तरीके से अपना विज्ञापन लिखना है कि जो भी इसको पढ़े वो आपके स्कूल में जरूर आए, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पर कितने नंबर मिल रहे हैं आपको। एक खा वाला, जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 2 प्रश्न थे, का और खा, वैसे ही आपको 7 क्वेश्चन में आपको का और खा 2 प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है आपके क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया गया है। पुस्तकालय मतलब कि एक लाइब्रेरी तैयार की गई है जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें हैं वो उपलब्ध है। अब आपको इसका भी प्रमोशन करना है, इसका भी प्रचार प्रसार करना है। तो इसके लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। फिर एक अथवा में, मतलब कि और में एक क्वेश्चन है, आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए हस्त निर्मित सामग्री और चित्रों की प्रदर्शनी लगानी है, ठीक है। तो अपनी प्रदर्शनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो वीडियो को देख के आप इतना तो समझ गए होंगे कि भाई जो एग्जाम के पेपर में क्या क्या आना है, मतलब कि अनुच्छेद लेखन भी आना है, पत्र लेखन भी आना है और विज्ञापन लेखन भी आना है, और साथ ही साथ लघु कथा लेखन। तो ये जो 4 टॉपिक है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अपनी शब्द ही लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ने कहीं से पढ़ लिया और उसको आपने रट लिया, बल्कि इसमें आपको अपने ही शब्द लिखने हैं जो कि आप लिख सकते हैं। बहुत आसान है, तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो विज्ञापन लेखन के लिए आपको विषय वस्तु पर आपको 1 अंक मिलेगा, प्रस्तुति पर आपको 1 अंक मिलेगा और आपको भाषा पे आधा नंबर मिलेगा। याद रखना, ग्रामर का जो भी पोर्शन कर रहे हैं उसमें भाषा का ध्यान रखना है, भाषा पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। चलो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है लघु कथा लेखन, ठीक है। याद रखना, लघु कथा लेखन भी आपके एग्जाम में आनी है और ये आपका 5 नंबर का आना है, जिसमें आपको वर्ड लिमिट 120 दी गई है, मतलब कि 120 शब्दों में ही आपको आपकी लघु कथा लिखनी है, ठीक है। तो जिस पे आपको टॉपिक दिए गए हैं, पहला है परोपकार का परिणाम, दूसरा है अपूर्व संतोष। तो भाई इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, जिसे कहा गया है लघु कथा। तो आपको जो भी लग रहा है कि परोपकार का परिणाम और अपूर्व संतोष, इन दोनों टॉपिक में जो आपको सरल लग रहा है वो टॉपिक चूज कर लो और उस पर एक शॉर्ट स्टोरी लिख दो। और इसमें आपको विषय वस्तु पर 2 अंक मिलेंगे, प्रस्तुति पर भी भाई 2 अंक मिलेंगे और भाषा पर 1 अंक मिलेगा। याद रखना, हमेशा आपको वर्ड लिमिट याद रखनी है।
चलो, तो आज के इस वीडियो में हमने CBSE 10th बोर्ड का टर्म 2 का हिंदी बी वाला जो क्वेश्चन का सैम्पल पेपर है वो सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ग्रामर की ये जो टॉपिक आने हैं इनमें से कौन सा टॉपिक आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसी पर मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।